हेलो वीवर, नमस्कार। बिहार सिविल कोर्ट भर्ती परीक्षा, चाहे आप क्लर्क, चाहे प्यून, चाहे आप अर्दली की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम लोग आज प्रैक्टिस सेट्स नंबर 8 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 7 प्रैक्टिस सेट्स ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उन 7 को भी देख सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अंत तक देखिए। पसंद आने पर इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़रूर पहुंचाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया कि निम्न में से तत्सम शब्द बताएं। तो तत्सम शब्द क्या होती है? संस्कृत के मूल शब्द जो हिंदी में हम संस्कृत के ही वर्ड को उसमें कोई तोड़ मड़ोड़ ना करके हम यूज करते रहते हैं, उन्हीं को हम तत्सम के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं बहाव, कौवा, नाखून, ये तत्सम नहीं है। लेकिन सुमन की बात करें तो सुमन संस्कृत का मूल शब्द है, इसलिए हम कहेंगे सुमन क्या है, ये तत्सम है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड में कहा गया है सघन का विलोम बताइए। तो सघन का अर्थ होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा डेंसिटी वाली हो, बहुत ज़्यादा घनी हो, उसको सघन बोलेंगे। तो सघन का जो उल्टा होगा वो क्या हो जाएगा? आपका विघन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विघन, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, कहा गया निम्न में से शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें सारे गलत हैं, एक वर्ड जो है वो सही लिखा हुआ है, उसकी पहचान करनी है। तो आप डी को देखेंगे संस्कृत, ये आपका करेक्ट है, बाकी सारे गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अच्छा बोलता है उसे क्या बोलेंगे? तो ये अनेक शब्दों का एक शब्द आपको बताना है। तो जो अच्छा बोलता है, बढ़िया भाषण देता है, बढ़िया बातें करता है, उसको सुवक्ता बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुवक्ता। हाटक का पर्यायवाची क्या है? पर्यायवाची का मतलब होता है एक के ढेर सारे अर्थ। तो हाटक की जब हम बात करते हैं तो हाटक बेसिकली होता है सोना। क्या होता है? सोना। तो हाटक का मतलब यहाँ पे गोल्ड की बात हो रही है, सोने की बात हो रही है, स्लीप की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है जी आपका, सुहाग के नूपुर किसकी रचना है? तो देखिए यहाँ पे ये आपका सुहाग के नूपुर रचना के बारे में पूछ लिया गया कि ये किसकी रचना है। तो ये जो रचना है ये अमृतलाल नागर जी की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ और अमृतलाल नागर जी की रचनाएं हैं, जैसे शतरंज के मोहरे, करवट, अमृत और विष, बूंद और समुद्र। तो ये भी पूछे जा सकते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग है? तो इनमें बताना है कि मेल कौन सा है, उसको आप उसकी बात करनी है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इनमें पुल्लिंग कौन सा है। तो जब हम पहला देखेंगे कपट, दूसरा है सुंदरता, तीसरी है मूर्खता और चौथा है निंद्रा। तो निंद्रा की बात कर दें, चाहे मूर्खता की बात कर रहे हैं, चाहे सुंदरता की बात कर रहे हैं, ये सारे जो हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। लेकिन कपट की बात करते हैं तो ये पुल्लिंग शब्द है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्चस्व का समानार्थी क्या है? तो वर्चस्व का मतलब होता है कि जैसे आपने सुना होगा, आप अपने मोहल्ले में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि अमीर गरीब पे अपना धौंस दिखाते हैं। तो वो अपना क्या कर रहे होते हैं? उनके पास पैसे हैं, उनके पास धन है, उनके पास बल है, तो ऑब्वियसली वो अपना धौंस जमाते हैं। तो यानी धौंस का मतलब यहाँ पे क्या है? वर्चस्व से है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राबल्य, यानी वर्चस्व का सिमिलर जो वर्ड होगा वो प्राबल्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंधेर का दीपक मुहावरे का अर्थ क्या है? तो
अंधेर का दीपक मुहावरे का यहाँ पे सबसे एप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो होगा शोषित को न्याय दिलाने वाला। क्या होगा? अंधेरे का दीपक का अर्थ, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इकलौता पुत्र हो जाएगा। क्या होगा? तो जब हम बोलते हैं कि अंधेरे का दीपक, है ना, तो अंधेरे का दीपक का मतलब एकमात्र सहारा होगा, और एकमात्र सहारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? इकलौता पुत्र। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। अगला आइए, अगला है अपनी करनी पार उतरनी। ये मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपनी करनी पार उतरनी की। तो जो जैसा कर्म करेगा उसको उसका फल अवश्य मिलेगा, चाहे वो अभी मिले या चाहे थोड़ी देर से मिले, लेकिन उसको अपने कर्मों का फल मिलता है। तो अपनी करनी पार उतरनी का मतलब हो गया कि जैसा कर्म वैसा फल, यानी कर्म का फल, आप जो कर्म करेंगे उसका आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए ना, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी पूरी शिद्दत के साथ कर रहे हैं, तो जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे और आपने ढेर सारी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस सेट लगाया है, तो डेफिनेटली आप औरों के कंपेयर में ज़्यादा मेहनत किए हैं, तो आपको जो सफलता जो होगी, उस सफलता आपको उस मेहनताने के रूप में आपको प्राप्त होगी, और जो कम मेहनत किए होंगे उनको सफलता नहीं मिलेगी, यानी मेहनत का फल आपको प्राप्त होगा। आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है राष्ट्र की डैश के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया। तो राष्ट्र की आन के लिए शहीदों ने अपना बलिदान दिया, यानी आन बान शान तीनों यहाँ पे है। लेकिन हम कहते हैं ना कि शेर की ज़िंदगी जियो भले वो 4 दिन जियो, अपने आन पे कायम रहो भले वो 4 दिन की ज़िंदगी क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला आइए, अगला है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो स्त्रीत्व शब्द की बात करें तो इसमें जहाँ पे त्व आ जाता है वो भाववाचक संज्ञा ज़्यादातर केसों में होता है। तो स्त्रीत्व जो शब्द है इसमें भाववाचक संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है जी, वह मनुष्य है, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। वही मनुष्य, वही इंसान है जो इंसानियत के लिए, इंसान के लिए मरे। तो आप देखिए मनुष्य, पहले यहाँ पे अगर आप देखें, पहले यहाँ मनुष्य की जिक्र हुई, फिर उसी को यहाँ पे रिपीट किया गया, दोहराया गया। तो ऐसे जब पुनरावृत्ति आप किसी वाक्य में देखें, और अगर अलंकार आपने पढ़ा भी नहीं है, तो सीधा सीधा जैसे मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए मरे, इंसान वही है जो इंसानियत करे, है ना। तो इस तरह से अगर एक ही वर्ड की पुनरावृत्ति हो तो उसको हम लोग लटानुप्रास अलंकार के नाम से जानते हैं। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से तद्भव शब्द बताइए। तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को हम लोग तद्भव बोलते हैं, यानी जैसे सुमन है, सुमन को अगर हम बिगाड़ दें, हम उसको फूल बोलने लगें, तो वो क्या हो जाएगी, वो तद्भव हो जाएगा। तो यहाँ पे आपसे बोला गया कि इनमें आप मतलब संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए ना, इच्छा है, प्रहार है, कृति है, ये संस्कृत शब्द हैं, यानी ये तत्सम है। लेकिन पहर की बात करें, पहर, दोपहर, ये क्या है, जाहिर सी बात है ये तद्भव हो जाएंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। अगला आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहा गया है कि निम्न में से तत्सम शब्द है। तो तत्सम आपको बताना है तो बता देते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे तत्सम का मतलब क्या होता है। तो तत्सम का मतलब तद्भव का, तत्सम का मतलब संस्कृत के मूल शब्द, यानी उसमें कोई संस्कृत के वैसे शब्द जिसमें कोई छेड़खानी नहीं की गई है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तत्सम के नाम से जानेंगे। तो यहाँ पे आपका तत्सम क्या है, ससुर, और यहाँ पे राष्ट्र है,
और एक जो है, जब मैं इसका PDF बना रहा था तो इसमें एक शब्द जो है वो कट गया है, तो वो बहिन लिखा हुआ है। ससुर है, राष्ट्र है, और आप चाहें तो चौथा जो वर्ड है वो बहिन है। अब देखिए ना, बहिन भी नहीं हो सकता संस्कृत वर्ड, ससुर भी, और यहाँ पे आपका मास है, तो ससुर, मास, राष्ट्र और बहिन, इनमें से आपको बताना है कि तत्सम कौन सा है। तो मास जो है ये संस्कृत वर्ड है, महीना तो नहीं बोला जा रहा है, मास बोला जा रहा है, तो आप कहेंगे ये आपका संस्कृत वर्ड है, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है मिथ्या। मिथ्या का विलोम आपको बताना है। तो मिथ्या का मतलब होता है झूठ, गलत। कोई बात कहते हैं ना, ये मिथ्या है, ये गलत है, ये सही नहीं है। आप जो है कोई भी बात जो गलत हो उसके कॉन्टेक्स्ट में हम मिथ्या का यूज करते हैं। तो मिथ्या का उल्टा पूछा गया, तो मिथ्या का उल्टा क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे किसी का डर न हो, वाक्यांश का अर्थ क्या है? तो जिसे किसी का डर न हो, है ना, जो किसी से नहीं डरता हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जाहिर सी बात है, निर्भीक बोलेंगे। तो निश्चल है, निर्लज है, और निश्चल है और निर्भीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? निर्भीक। क्या हो जाएगा जी? निर्भीक, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला है जहानवी। तो जहानवी का पर्यायवाची क्या होता है? तो जहानवी का पर्यायवाची देवनदी, सुरसरिता, भागीरथी, मंदाकिनी होता है। तो यहाँ पे जहानवी का, यहाँ देखिए सूरसरी गिवन है, तो सूरसरी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आए, अगला कहा गया सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अब इसमें सारे गलत हैं, एक सही है, उसका चयन कर देना है। तो इत्यादि देखिए ये सही रूप से लिखा गया है, बाकी सारे गलत हैं। अगला आइए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इन्होंने कहा है कि ये स्वादिष्ट है, तो स्वादिष्ट को कैसे लिखा जाता है उसको आपको बताना है। तो स्वा, दी, स और ट, तो कुछ इस तरह से स्वादिष्ट लिखेंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला आइए, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द। कहा गया कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं, तो इसमें सूर्य है, तो सूर्य का पर्यायवाची क्या होता है? दिनकर, भास्कर, दिवाकर, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें। कहा गया कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो टेढ़ी खीर होना मुहावरे का अर्थ है। तो टेढ़ी खीर होना, इसका अर्थ क्या होता है? तो टेढ़ी खीर होना का अर्थ होता है फ्रेंड, मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे थोड़े से कट गए हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगला जो टेस्ट सीरीज में बनाऊँगा उसमें आपको ये शिकायत का मौका मैं नहीं दूँगा, तो थोड़ा एडजस्ट कर देंगे। हालांकि मैं बोल दे रहा हूँ, टेढ़ी खीर होना का मतलब यहाँ पे आपको बताना है। तो टेढ़ी खीर होना का मतलब होता है कार्य का बहुत कठिन होना। क्या होना? कार्य का बहुत ही, कोई कार्य जो बहुत ही कठिन हो। क्या हो? बहुत ही कठिन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेढ़ी खीर होना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी आंसर हो जाएगा। अगला है, दिए गए शब्द में विलोम आपको चूज करना है। तो विराम, विराम का मतलब जो फिक्स्ड है, जो स्टेबल है ना, और उसका उल्टा क्या हो जाएगा? गति हो जाएगी। जो कोई वस्तु गति में है वो गति हो गई, जो विराम में है वो विराम हो गया। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त कहा गया कि रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। दीपक डैश परिश्रमी है ना। तो दीपक, इतना तो आप, मुझे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप समझदार हैं, चीज़ों को जो है इतना आप जानते हैं। यहाँ पे देखें, तालाब में उगा डैश बहुत सुंदर लगता है। तो तालाब में उगा, अब तालाब में सूरज तो
उसकी परछाई दिखती है, उगता तो नहीं है ना। घास उगते हैं लेकिन वो अलग होते हैं। तो यहाँ पे अगर प्रोस्पेक्टिव में अगर सबसे बढ़िया देखें तो तालाब में उगा कमल बहुत सुंदर दिखता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दीपक कहा गया, दीपक रिक्त स्थान को भरना है। दीपक डैश परिश्रमी है। तो दीपक डैश परिश्रमी है। कैसा परिश्रमी है? तो दीपक आप कहेंगे कि दीपक बहुत परिश्रमी है। दीपक की अगर हम बात कर रहे हैं तो दीपक कैसा है? तो दीपक सबसे परिश्रमी है, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सब से हो जाएगा। क्या होगा? सबसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला आइए शुकर। अब शुकर का विलोम बताना है। तो शुकर का अर्थ क्या होता है? शुकर का मतलब आसान होता है, इजी, है ना। तो शुकर का मतलब आसान, इजी, और इसका विलोम क्या होगा? दुष्कर, कठिन। तो यहाँ पे क्या है? दुष्कर है, तो दुष्कर आपका आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए, कहा गया दीपावली। यहाँ पे देखेंगे दीपावली भारत में डैश जाने वाला पर्व है। तो दीपावली भारत में मनाया जाने वाला पर्व है। क्या है? मनाया जाने वाला पर्व है। हर साल इस पर्व को कार्तिक मास में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अगला है, इस त्यौहार के आने के डैश दिन पहले से ही इस त्यौहार के आने से कुछ दिन पहले से ही तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। तो इस त्यौहार के आने के कुछ दिन क्या हो जाएगा? यहाँ पे कुछ दिन पहले से ही तैयारियां आरंभ हो जाती हैं। लोग अपने घरों में साफ सफाई, क्या? लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम शुरू कर देते हैं। तो लोग अपने घरों में साफ सफाई और रंग रोगन का काम प्रारंभ कर देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा, इस दिन घरों और डैश को सजाया जाता है। तो इस दिन घरों और आसपास के जगहों को सजाया जाता है। तो ये आपका हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमने देख लिया यहाँ पे 31 तक। अब 31 के बाद अब इसमें यहाँ देख लीजिए, जो हम लोगों ने गद्यांश पढ़ा उसी का दिया हुआ है। तो ये मनाई जाती है नहीं होगा, यहाँ पे मनाया जाता है होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला हमने कहा गद्यांश में रिक्त स्थान दूसरा था, तो माह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्येक मतलब कार्तिक माह में मनाया जाता है। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान में कौन सा शब्द होगा? हर, एक और शब्द और कुछ, है ना। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब हो जाएगा। गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 4 में उपयुक्त शब्द होगा। तो यहाँ पे आरंभ शुरू कर दिया जाता है, तो आरंभ हो जाएगा। अगला था कि गद्यांश में सांकेतिक रिक्त स्थान 5 में क्या होगा? तो 5 की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे खूब हो जाएगा। क्या होगा? खूब। आगे आइए, अगला ये क्वेश्चन है और ये आपका पद्यांश है, पैसेज दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और इसी पे आपको आधारित प्रश्नों का उत्तर देना है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। कहा गया यहाँ पे कि एक धनी युवक संत के पास यह पूछने के लिए गया कि उसे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। संत उसे कमरे की खिड़की तक ले गए और उससे पूछा, तुम्हें कांच के परे क्या दिख रहा है?
सड़क पर लोग आ जा रहे हैं, एक बेचारा गरीब व्यक्ति भीख मांग रहा है। इसके बाद संत ने उसे एक बड़ा दर्पण दिखाया और पूछा, अब बताओ, इस दर्पण में देखकर बताओ कि इनमें क्या देखते हो। तो इसमें मैं खुद को देख रहा हूँ, लड़के ने इसका जवाब दिया होगा। ठीक है, दर्पण में तुम दूसरों को नहीं देख सकते हो। तुम जानते हो कि खिड़की में लगा कांच और यह दर्पण एक ही मूल पदार्थ से बने हुए हैं। तुम स्वयं की तुलना कांच के इन दोनों रूपों में करके देखो। जब यह साधारण है तो तुम्हें सभी दिखते हैं और वहीं उन्हें देखकर तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, और जब इस कांच पर चांदी का लेप हो जाता है तो तुम केवल स्वयं को देखने लगते हो। तुम्हारा जीवन भी तभी महत्वपूर्ण बनेगा जब तुम अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दोगे। तो यहाँ पे तो आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहा गया कि संत ने युवक को कांच और दर्पण क्यों दिखाया। तो क्यों दिखाया? पहला है सड़क पर आने जाने वाले लोगों के प्रति दया भाव जागृत करने के लिए। दूसरा है युवक को स्वयं का असली चेहरा दिखाने के लिए। अगला है यह समझने में युवक की मदद करने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए, और कांच और दर्पण के मूल पदार्थ के बारे में बताने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा गया दर्पण में हम दूसरों को नहीं देख सकते, इस वाक्य का निहितार्थ है। तो दर्पण में तो देखने वाला ही देख सकता है, दूसरों को केवल खिड़की के कांच से देखा जा सकता है। दर्पण का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, दर्पण हमें स्वयं तक सीमित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना आंसर होगा। आइए 34 देख लेते हैं। कहा गया डैश अपनी आंखों पर लगी चांदी की परत को उतार दो। इस वाक्य का निहितार्थ क्या है? तो पहला देखते हैं, निष्पक्ष भाव से चीज़ों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना। आँखों की देखभाल करना जरूरी है। ऐश्वर्य साधनों से दूर रहना चाहिए। चांदी की परत हानिकारक है, इसे हटा देना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी निष्पक्ष भाव से चीज़ों, व्यक्तियों और घटनाओं को देखना चाहिए। अगला है कांच शब्द के लिए विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे कांच शब्द का अर्थ क्या है? मूल पदार्थ। क्या है? मूल पदार्थ, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश है, तो इंग्लिश को आइए देख लेते हैं। पहला एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? उल्टा विपरीतार्थक शब्द। क्या होता है? उल्टा या विपरीतार्थक शब्द। तो आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मेलोड्रामेटिक। क्या लिखा हुआ है? मेलोड्रामेटिक। अब प्रश्न उठता है कि ये मेलोड्रामेटिक का अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम मेलोड्रामेटिक को समझते हैं। मेलोड्रामेटिक का मतलब होता है नाटकीय। क्या होता है? नाटकीय। जैसे आप देखते हैं ना, कोई व्यक्ति जो है वो एक्टिंग करता है किसी चीज़ का जो वाकई में वो होता नहीं है। तो जब मेलोड्रामेटिक की बात करेंगे तो इसका अर्थ होता है नाटकीय, और उल्टा का क्या हो जाएगा? नॉर्मल हो जाएगा, साधारण। वो कोई नाटक नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ आप जाएंगे। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच में एक सेंटेंस दिया हुआ है और इसको रिपोर्टेड स्पीच में आपको कन्वर्ट करना है। अनंत आर यू कमिंग फॉर द क्लास पिकनिक दिस संडे? शेखर आस्क्ड। अब इनमें क्या होगा? तो एक एक पढ़ लेते हैं, फिर आंसर देंगे। पहला कहा गया शेखर इज asking Anant if he is coming for the class picnic this Sunday. दूसरा है शेखर asked Anant whether he was coming for the class picnic that Sunday. नेक्स्ट वन है कि शेखर asked Anant whether he had come
whether he was coming for the class picnic that Sunday. Next one है शेखर asked अनंत whether he had come for the class picnic on Sunday. अगला शेखर asked अनंत whether he will be coming for the class picnic. तो यहाँ पे हम बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होने वाला है। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकल एरर इफ़ एनी देयर और नो एरर, योर आंसर विल बी डी। तो यहाँ पे देखिए यू एंड आई, ये आपका पहला जो है सेंटेंस का पार्ट है। दूसरा हैव टू डू, ये सेकंड है। थर्ड है योर वर्क और फोर है नो एरर। तो यू एंड आई हैव टू डू योर वर्क। तो यू और आई यहाँ पे दो व्यक्ति की बात हो रही है, तो योर नहीं होगा बल्कि आर ओ यू आर का यूज करेंगे तो ये आपके लिए बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कहा गया कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स, गिवन इडियम्स। तो फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब क्या होता है? तो ये मुहावरा है जोश से भरा हुआ। तो जोश से भरा हुआ का आप जानते हैं एंग्री का मतलब गुस्सा होना है ना, अनहैप्पी का मतलब नाखुश होना, नर्वस का मतलब होता है एक कन्फ्यूजन पैदा होना, डिस्टर्ब होना, और लिवली का यहाँ पे अर्थ जो होगा, लिवली का बेसिकली अगर हम अर्थ की बात करें फ्रेंड तो लिवली का मतलब होता है जोश से भरा हुआ होना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, नॉट अलाउड टू डू और बी समथिंग, मतलब किसी चीज़ को करने की अनुमति न होना या नहीं देना। तो उसका अर्थ यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन एलिजिबल। क्या हो जाएगा? इन एलिजिबल। कोई कार्य करने की अनुमति ही नहीं देंगे तो करने योग्य नहीं होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अन्य कुछ वर्ड इसमें गिवन है, उनको भी आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे पहला है इन एलिगेंट। क्या है? इन एलिगेंट। तो इन एलिगेंट का अर्थ क्या होता है? तो आप कह सकते हैं जो अच्छा न लगे, अशोभनीय, जो असुशोभन बोल सकते हैं, जो ऑकवर्ड फील कराए, उसको हम लोग इन एलिगेंट बोलेंगे या अपरिष्कृत बोलेंगे, है ना। उसके अलावा एक और वर्ड क्या है? इनडेलिबल। तो इनडेलिएबल का मतलब जिसे मिटाया ना जा सके, जो मिटने योग्य न हो, है कि नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडेलिएबल के नाम से जानेंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द ग्रामेटिकली एरर इफ एनी। इफ no error, your answer will be D. Their work was divided among राम एंड मोहन। तो देखिए among का मतलब होता है के बीच में, और between का मतलब भी होता है के बीच में। अब यहाँ पे among लगाया गया है, तो among भी के बीच में और between का भी मतलब के बीच में। तो बिटवीन जो होता है केवल दो लोगों के लिए यूज करते हैं, और वहीं अमंग की बात करें तो दो से अधिक के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे राम और मोहन की बात करें तो यहाँ दो लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पे अमंग न होकर आपका बिटवीन होना चाहिए। और एक और इन्होंने मिस्टेक कर दिया है, यहाँ पे दे नहीं है, द है। द वर्क वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड मोहन, ये आपका आंसर होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हम लोगों ने 41 तक डिस्कस कर दिया, 41 के बाद 42 देख लेते हैं। कहा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव। तो इनमें पैसिव में के कौन सा सेंटेंस है बताना है। पहले पढ़ लीजिए। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट टू स्टैंड इन क्यू। तो पहला देखिए द स्टूडेंट्स हैव। अब देखिए टोल्ड ये V2 है, यानी आपका
पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हैव बीन नहीं आता है, ये ऐसे ही नहीं होगा। यहाँ पे पास्ट ही की बात हम करेंगे तो द स्टूडेंट वर टोल्ड टू स्टैंड इन अ क्यू बाय द टीचर। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ वर आ गया, यानी ये भी पास्ट टेंस की को बताता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए 42 के बाद 43 को देख लेते हैं। यहाँ पे साइनोनिम्स की बात कही जा रही है। अब साइनोनिम्स का मतलब समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द का मतलब सिमिलर, जो एक जैसा हो। अब फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? भंगूर, यानी ऊपर से छोड़िए, जैसे ग्लास को ऊपर से छोड़ते हैं तो उसके हजारों पीसेज बन जाते हैं, तो उसको हम लोग फ्रेजाइल बोलेंगे। तो फ्रेजाइल का समानार्थी बताना है, यानी भंगूर जो आसानी से टूट जाए, वो क्या होगा आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आप देखिए फ्रेल, फ्रेल का मतलब भी होता है आसानी से टूटने वाला, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। आगे हम बात करें फ्रेंड, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे। अगला देखें, यहाँ पे एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? अपोजिट वर्ड्स, विपरीतार्थक वर्ड। तो यहाँ पे देखिए इम्पेशेंट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इम्पेशेंट। तो इम्पेशेंट का मतलब होता है अधीर होना। क्या होना? अधीर होना। अधीर का मतलब कि कोई व्यक्ति जो है, आप जानते हैं कि एक टॉलरेंस होता है और एक इनटॉलरेंस होता है। तो इम्पेशेंट का मतलब इस तरह से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि जो इम्पेशेंट्स, काम व्यक्ति, शांत स्वभाव का व्यक्ति, वो कभी भी जो है वो इम्पेशेंट नहीं होगा, उग्र होगा। जो उग्र होगा उसको इम्पेशेंट बोलेंगे। उसको हर चीज़ जो है बहुत ही जल्दबाजी में चाहिए होगा, तो उसको हम लोग इम्पेशेंट बोलेंगे। और इम्पेशेंट का एंटोनिम्स जो होगा वो काल्म हो जाएगा। काम यानी सहिष्णु स्वभाव का, रिलक्टेंट, टॉलरेंट, इसके अपोजिट होते हैं। तो यहाँ पे टॉलरेंट है, अगर काम होता तो वो भी हो जाता, आपका रिलक्टेंट होता तो भी हो जाता। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे, सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो फिर यहाँ पे समानार्थी शब्द बताना है। जस्ट का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो जस्ट का मतलब होता है उचित। क्या होता है? उचित, है ना। तो उचित का साइनोनिम्स होगा फेयर, इक्वाइटेबल और अनबायस्ड। तो यहाँ पे फेयर, इक्वाइटेबल, अनबायस्ड, इनमें से कुछ भी की अगर हम बात करें, इनमें से अगर फेयर दिया हो, इक्वाइटेबल दिया हो, अनबायस्ड दिया हो, तो वहीं आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए ना, ये बायस्ड दिया हुआ है तो ये तो अपोजिट हो जाएगा। रॉन्ग दिया हुआ है और पार्शियल दिया हुआ है और फेयर दिया हुआ है, तो हम डी के साथ जाएंगे, अपना डी आंसर हो जाएगा। अगला आए, कहा गया सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक्स। फिल द ब्लैंक्स व्हेन द न्यू ऑफ द कोविड वैक्सीन केम एवरीबॉडी इन द हाउस वॉच। तो जब न्यू जो है कोविड वैक्सीन आई तो घर के सभी व्यक्ति, अब इसके साथ आंसर क्या होगा? तो एवरी, यहाँ पे कहा गया एवरीबॉडी इन द हाउस वॉज एक्साइटेड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, अगला कहा गया कि इनमें आपको इडियम्स दिया गया है और उसका मीनिंगफुल वर्ड आपको बताना है। तो इन्होंने कहा कि वंस फॉर ऑल। तो वंस फॉर ऑल का मतलब होता है अंतिम तौर से या निर्णायक रूप से। मैं क्या कह रहा हूँ? वंस फॉर ऑल यानी निर्णायक रूप से कहिए या आप कहिए अंतिम तौर से। तो इसका जो निर्णायक रूप से की जब मैं बात कर रहा हूँ तो उसका मतलब होता है कंक्लूसिवली। कंक्लूसिवली का अर्थ होता है निर्णायक रूप से। अगला है सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। अ ग्रुप ऑफ व्हीकल
ट्रैवलिंग टुगेदर टाइपिकली वन अकम्पनीड बाय आर्म्ड ट्रूप्स, है ना। मतलब काफिला का समूह, गाड़ियों का समूह जो एक साथ वो चलते हैं, ख़ास तौर पे आर्म्ड ट्रूप्स, उनको हम एक शब्द में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो उनको कॉन्वॉय बोलते हैं। क्या बोलेंगे? कॉन्वॉय। अगला आइए, अगला है, कहा गया फ्रेंड कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इंडियंस डैश प्लांट्स लाइक पीपल एंड तुलसी सेक्रेड एंड वर्शिप देम। तो भारत के पीपल और तुलसी के पौधे जिनको भारतीय पवित्र मानते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे कंसीडर, पवित्र मानते हैं, तो मानना को हम लोग क्या कहते हैं? कंसीडर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला आइए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड। अब देखिए इनमें 4 वर्ड दिए गए हैं, 3 प्रॉपर सही हैं, 1 गलत है, उसी को आपको बताना है। तो प्रॉपर्टी को देखेंगे बिल्कुल सही है, प्रॉस्पर को देखेंगे वो भी सही लिखा हुआ है, और प्रोनाउंस की बात करें तो ये भी आपका सही है। बट यहाँ पे जब हम बात करते हैं प्रोपोगेंडा, तो ये गलत है, प्रोपोगेंडा नहीं होता, बल्कि आप इसको बोलेंगे PROPAGANDA, PROPAGANDA, प्रोपोगेंडा। तो यहाँ पे पो लिखा हुआ है, लेकिन पो नहीं होता, पा होता है। तो इस तरह से आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। तो दोस्तों, हम लोगों ने इंग्लिश और आपका हिंदी हमने कंप्लीट कर दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। मैथ अभी मेरे पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, जैसे होते हैं मैथ भी मैं कराऊंगा। दोस्तों, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं, शीघ्र ही मैं अमल करूंगा। और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में टेस्ट सीरीज़ 9 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।